कि जो नज़रों से गिर गया उसे उठाने की मत सोचा करो, कि जनाब जो नज़रों से गिर गया उसे उठाने की मत सोचा करो, अगर जीवन में कुछ करना है तो जवाने की मत सोचा करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 204। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 3 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को क्या कहते थे। गुप्त काल में बड़े संघ के प्रतिनिधियों को क्या कहते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठी। गुप्त काल में बड़े प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध काल में कितने श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध काल में कितने श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। आंसर क्या हो जाएगा 18। तीसरा प्रश्न है, श्रेणियों द्वारा जमा धन क्या कहलाता था। श्रेणियों के द्वारा जो धन जमा किया जाता था उसको क्या कहते थे, वह क्या कहलाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षय निवि। आंसर क्या हो जाएगा अक्षय निवि कहलाता था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, श्रेणी या गिल्ड का प्रधान कौन होता था। श्रेणी या गिल्ड का प्रधान कौन होता था, तो आपका आंसर हो जाएगा ज्येष्ठक। आंसर क्या हो जाएगा ज्येष्ठक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और नारद स्मृति में संगठित व्यापारियों को क्या कहा गया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं और नारद स्मृति में संगठित व्यापारियों को क्या कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा समव्यावहारिक। आंसर क्या हो जाएगा समव्यावहारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आर्यभट्ट और बारहमिहिर किस काल में थे। आर्यभट्ट और बारहमिहिर किस काल में थे, तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। आंसर क्या हो जाएगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, व्यापारियों के समुदाय के प्रधान क्या कहलाते थे। व्यापारियों के समुदाय के जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा सार्थवाह। आंसर क्या हो जाएगा सार्थवाह। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, व्यापारिक श्रेणियों के संघ का अध्यक्ष क्या कहलाता था। व्यापारिक श्रेणियों के संघ का अध्यक्ष क्या कहलाता था। व्यापारिक संघ का जो अध्यक्ष होता था वह क्या कहलाता था, तो आपका आंसर हो जाएगा महाश्रेष्ठी। आंसर क्या हो जाएगा महाश्रेष्ठी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते थे। व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रेणी। व्यापारियों के काफिले क्या कहलाते थे, श्रेणी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जब श्रेणियों में मतदान होता था तो उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था। मतलब कि जब श्रेणियों में मतदान होता था, वोट दिलाता था, तो उसका निर्णय कौन करता था, तो आपका आंसर हो जाएगा महाश्रेष्ठी। आंसर क्या हो जाएगा महाश्रेष्ठी।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गुप्त काल में भाग कर का क्या अर्थ है? गुप्त काल में भाग कर का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा भूमि कर। गुप्त काल में भाग कर को क्या कहा गया है? भूमि कर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सैंधव काल में क्रय विक्रय किसके माध्यम से होता था? सैंधव काल मतलब सिंधु सभ्यता के काल में क्रय विक्रय किसके माध्यम से होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा विनिमय के माध्यम से। विनिमय का मतलब होता है कि कुछ सामान को लेना और उसके बदले में पैसा न देकर कुछ सामान को देना। तो मतलब कुछ सामान लेना और कुछ सामान देना, इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। तो विनिमय के माध्यम से ही सैंधव काल में क्रय विक्रय का काम किया जाता था, खरीदने और बेचने का काम किया जाता था। आंसर क्या हो जाएगा? विनिमय के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा पर्ण। आंसर क्या हो जाएगा? पर्ण। मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? पर्ण कहलाता था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले मतलब कि रोड टैक्स जो वसूलते थे, रोड टैक्स जमा जो करते थे, उसको क्या कहा जाता था? मतलब कि उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा पण्याध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? पण्याध्यक्ष। रोड टैक्स वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? पण्याध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वैदिक काल में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वैदिक काल में ऋण के लिए, ऋण माने कर्ज, तो कर्ज के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक काल में? तो आपका आंसर हो जाएगा कुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? कुसीद। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस वंश की मुद्रा शीशा से निर्मित थी? किस वंश की मुद्रा शीशा से निर्मित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की मुद्रा किससे निर्मित थी? शीशे से निर्मित थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राजा को श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए, यह किसकी कथन है? राजा को श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए, यह किसने कहा है? मतलब यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य की। कौटिल्य ने क्या कहा है कि राजा को श्रेणियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कौटिल्य ने दासों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? कौटिल्य ने दासों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 भागों में। कौटिल्य ने दासों का वर्गीकरण कितने भाग में किया है? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस प्रकार के शहर थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस प्रकार के शहर थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नियोजित। नियोजित शहर का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था, बहुत ही विकसित शहर थी और बिल्कुल सिस्टम वाइज सिस्टम बनाया गया था। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर क्या हो जाएगा? नियोजित शहर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य था वह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और किसका था ये? सम्राट अशोक का साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्राचीन पूछा जाएगा, पुराना पूछा जाएगा तो मिस्र की सभ्यता।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हड़प्पा का खंडहर किस नदी के तट पर है? हड़प्पा का खंडहर किस नदी के तट पर है? आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है या हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर क्या देंगे? रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे प्रमुख शहर है कौन? मोहनजोदड़ो। तो वहीं से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।